कर्मवीर जंगल मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। राम राम किसान भाइयों, मैं गार्गी कुमारी आप सभी का रेडियो कर्मवीर 90.0 FM पे स्वागत करती हूँ। मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके खेतों और खलिहानों से जुड़ी वो बातें जो आपके कृषक जीवन को महत्वपूर्ण बनाएगी और आपके जीवन को उपयोगी बनाएगी। इस बार हमारे साथ है पशुओं को संतुलित आहार देने के मूल सिद्धांत पर बातचीत करने के लिए श्री मेदिनी प्रताप सिंह जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र पर सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की विजयपुर इकाई द्वारा प्रायोजित यानी कि NFL एक शेड्यूल मिनी रत्न कंपनी है जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है और देश में नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि संतुलित आहार क्या है? देखिए, संतुलित आहार जब हम बात करते हैं तो पशुओं के लिए संतुलित आहार का मतलब ऐसे आहार से होता है जिसे खिलाने से पशुओं को उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, विटामिन्स, खनिज, लवण, ये सारे पोषक तत्व मिल सके। उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। इन सब की उचित प्राप्ति के लिए पशुओं को जब हम हरा चारा, दाना यानी रातिब मिश्रण और सूखा चारा, इन सब को भी दिया जाता है। इन सब से बनता है हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार एक बहुत ही आवश्यक आहार होता है जिसको खिलाने से हमारे पशु हरदम स्वस्थ रहते हैं और अच्छा उत्पादन देते हैं। संतुलित आहार पशुओं के लिए क्यों आवश्यक होता है? देखिए, संतुलित आहार पशुओं के लिए, हमारे जो दुधारू पशु हैं जिनसे हमें अच्छा मिल्क उत्पादन मिलता है, संतुलित आहार खिलाने से हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लगातार हम उनसे दुग्ध उत्पादन अच्छा ले सकते हैं क्योंकि हमने अभी आपको पहले ही बताया कि संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा और साथ साथ में उसमें खनिज लवण की मात्रा होती है। संतुलित आहार खिलाने से हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और साथ में उनमें रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पशुओं में अधिक होगी तो हमारे पशु जल्दी बीमार नहीं होंगे। साथ में पशुओं की प्रजनन क्षमता भी बरकरार रहती है। हमारे जो युवा पशु हैं सही समय पर जो है गाभिन होते हैं और अच्छा उत्पादन, अच्छा दुग्ध उत्पादन देते हैं। इसलिए संतुलित आहार पशु पालकों के लिए बहुत ही आवश्यक है और अपने पशुओं को समय समय पर और उचित मात्रा में उनको संतुलित आहार देना है। क्योंकि संतुलित आहार तक ही सीमित नहीं रहना कि हमारे पास संतुलित आहार की बहुत ज़्यादा मात्रा है तो हम उसे एक असीमित मात्रा में खिलाते हैं। तो हर चीज़ का एक दायरा होता है कि हम उन्हें लिमिटेड मात्रा में हम उन्हें संतुलित आहार खिलाएं जिससे कि हमारे पशु स्वस्थ रहें और हमें पशुपालन से अच्छा लाभ प्राप्त होता रहे। जैसा कि अभी आपने बताया संतुलित आहार पशुओं के लिए कितना आवश्यक है, तो संतुलित आहार में सूखे चारे और हरे चारे की कितनी कितनी मात्रा आवश्यक होनी चाहिए, इस पर कुछ बताइए। देखिए, संतुलित आहार में हमने पहले बताया था कि हरा चारा और सूखा चारा दोनों ही हमारा संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम सूखे चारे और उसकी बात करते हैं तो सूखा चारा वह चारा होता है जिसमें नमी यानी पानी की मात्रा 15% से कम होती है। इसके अंतर्गत वह हम सूखे चारे को लेते हैं। सूखे चारे में हमारी सूखी घास, हमारे जो हमारे फसल के अवशेष हैं या गेहूं का भूसा, जौ का भूसा, मक्के या ज्वार बाजरा की कड़वी, ये सारे हमारे सूखे चारे के अंतर्गत आते हैं। सूखे चारे में हरे चारे की अपेक्षाकृत कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब बात आती है कि किस अनुपात में हमें इन्हें खिलाना है। तो सूखा चारा और हरा चारे का अनुपात हमें ध्यान देना है कि हरा चारा यदि हम 60% दे रहे हैं और तो सूखा चारा हमें उसमें लगभग 30 से 40% तक रखना है। इसी तरीके से जब हरे चारे की बात करते हैं तो हरा चारा क्या है? हरा चारा वह है जिसमें
पानी की मात्रा 15% से लेकर के 80% तक होती है। हरे चारे के अंतर्गत हमारे पौधों की पत्तियां, घास, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फसलें आती हैं जो कि हरे चारे के अंतर्गत आती हैं। जिसमें हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो हमारी रिजिका है, बरसीम है, लूसर्न है, ग्वार है, ये जो है दलहनी फसलें होती हैं जो कि चारे के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। जब हम बात करते हैं कि अदलहनी फसलें, तो वहाँ पे हमारा आ जाता है मक्का है, ज्वार है, जई है। ये हमारी जो फसलें आती हैं ये हमारी अदलहनी फसलें आती हैं। इसके अलावा भी हम बहुवर्षीय चारा फसल जो उगाते हैं उसमें भी हमें बहुत सारी फसलें हैं, जिसमें हमारा आप देखेंगे तो जई हो गया, जौ की भी कई प्रजातियां आती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा कांगो घास आता है, हमारा सेंजन करके आती है घास, हाइब्रिड नेपियर करके घास आती है। तो ये हमारे पशुओं के लिए बहुत लाभकारी घास है। एक बार हमने, जैसे हम हाइब्रिड नेपियर की बात बता रहे हैं, शंकर बाजरा है, आपका चरी है, ज्वार चरी है, इनको हम लगा करके अच्छी तरीके से इनसे पशुओं के लिए हरा चारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने बताया सूखे चारे और अभी आपने बताया सूखे चारे और हरे चारे की मात्रा कितना आवश्यक है पशुओं के लिए। तो अब अगर हम बात करें दुधारू पशुओं, गाय एवं भैंस को संतुलित आहार देने का क्या मूल सिद्धांत होता है? देखिए, जब हम दुधारू पशुओं की बात करते हैं तो दुधारू पशु में हमारे गाय और भैंस दोनों आते हैं। तो हम उनकी इसमें कई सारे हमारे सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए। दुधारू पशु को हमें उनके बॉडी वेट यानी शरीर भार के अनुसार, यदि हमारी गाय या भैंस, यदि हम गाय की बात करते हैं तो यदि हमारी गाय 250 किलो से लेकर के 400 किलोग्राम तक की यदि गाय है तो उसके लिए कितनी मात्रा चाहिए, और इसी तरीके से भैंस हमारी 400 से 600 किलोग्राम तक की है तो उसके लिए कितनी मात्रा चाहिए। तो उसमें फिर दूसरा सिद्धांत आता है कि गाय और भैंसों के दुग्ध के अनुपात की कितना दिन भर में कितना दूध देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारी गाय या भैंस 4 से 5 लीटर प्रतिदिन दूध दे रही है तो ऐसे पशुओं के लिए हम 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम रातिब मिश्रण, जिसे दाना भी हम कह सकते हैं, और 4 किलोग्राम हरा चारा और 3 किलोग्राम पुआल या सूखा चारा हम देते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि 5 से लेकर के 8 किलो तक या 5 से लेकर के 10 किलोग्राम तक जब हम दुग्ध उत्पादन वाले गाय भैंसों की बात करते हैं तो उसमें हमें जो है 4 से लेकर के 5 किलो हम देते हैं रातिब मिश्रण यानी दाना। उसके बाद हम उसको सूखा चारा देते हैं 7 से 8 किलोग्राम और हरा चारा होता है 10 से 15 किलोग्राम तक। इसी प्रकार से जो हमारी अधिक दुधारू गाय भैंस होती हैं जो दिन भर में हमें कम से कम 15 से लेकर के 20 केजी तक हमें दूध उत्पादन देती हैं तो उनके लिए हम 4 से लेकर के 6 किलोग्राम रातिब मिश्रण यानी दाने का प्रयोग करते हैं। फिर उसमें हम सूखे चारे का 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा और हरा चारा हम 30 से 35 किलोग्राम हरा चारा उनको उपलब्ध कराते हैं। तो हमें एक थंब रूल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर हमारे अच्छे दुग्ध उत्पादन वाले पशु हैं तो उनको हमें उनके दुग्ध की मात्रा के अनुसार पर ही हमें जो है डिसाइड करना है कि हम पशुओं को किस अनुपात में सूखा चारा और हरा चारा दे रहे हैं और साथ में उन्हें दाना यानी रातिब मिश्रण उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उनका दुग्ध उत्पादन लगातार बना रहे और साथ में उनकी प्रजनन क्षमता भी बरकरार रहे। तो अगर हम गाभिन पशुओं की बात करें तो गाभिन पशुओं के लिए संतुलित आहार को कैसे और कितनी मात्रा में देना चाहिए व इसके महत्व क्या है? देखिए, गाभिन पशु यानी कि जो हमारा पशु गर्भावस्था में है, हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में चाहे पशु हो, इंसान हो या अन्य जीव जंतु हो, उस समय हमारे सभी को
अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विशेषकर हमारे पशुपालक भाई जानते हैं कि जब हमारे पशु जब गाभिन हो जाता है उसे हमें अधिक पोषक तत्व देना है, हरा चारा की मात्रा अच्छी देनी है जिससे कि हमारा पशु स्वस्थ रहे। तो और विशेषकर हमें और ये ध्यान देना है कि इस समय गर्भधारण के 6 से 7वें महीने के बाद, यानी कि 3 महीने, बच्चा पैदा होने से लगभग 3 महीने पहले आप जानते हैं कि भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है। इसी समय बछड़ा या बछिया या कटरा या कटिया का ग्रोथ यानी बॉडी भार बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए हमें उनको जो है पोषक तत्व जो है बहुत अच्छी तरीके से देना है, जिसमें कि हमारा संतुलित आहार के अंतर्गत हम पशुओं को जो हम डेली उस पे दे रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं उससे हमें जो द्रातिब मिश्रण है 1 किलोग्राम बढ़ा देना है। साथ में हमें यह ध्यान देना है कि सूखे चारे के साथ साथ में उन्हें हरा चारा अवश्य दें। कई बार किसान भाई जैसे गर्मियों का सीजन होता है तो उस समय किसान भाइयों के पास सूखे हरे चारे का अभाव हो जाता है, तो किसान भाई हमारे हरे चारे के साथ में सूखे चारे के साथ में किसान भाई हमारे दाने की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि जो हम मात्राओं को बढ़ाते हैं तो एक संतुलित सीमित मात्रा में होना चाहिए, अन्यथा हमारे पशुओं में उसके रूमेन में जो पेट का एक भाग होता है उसमें एसिटिक अम्ल और इन सब चीज़ों की मात्रा जो है बिगड़ जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो संतुलित आहार में जो चीज़ें बताई जा रही हैं प्रॉपर सूखे चारे के साथ हरे चारे की व्यवस्था जरूर करके दें। अगर किसान भाइयों को सूखे चारे के साथ हरा चारे का अभाव है, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश व्यवस्था, तो सूखे चारे को खिलाने का तरीका जरूर समझ लें कि सूखे चारे को यदि किसान भाई दे रहे हैं तो मान लिया 5 से 8 किलोग्राम सूखा चारा है तो उसको 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद उसमें क्या करें, 5 से 6 किलोग्राम जो हमारा सूखा चारा है उसमें 30 ग्राम नमक डाल दें और 200 से 250 ग्राम सीरा मिला करके उसको अपने पशुओं को दें। तो इससे जो है पशु के लिए वह अच्छा स्वास्थ्यवर्धक सूखा चारा हो जाएगा और उसे पशु अच्छी चाव से भी खाएगा। तो हमें ये गाभिन पशुओं पे ये जरूर ध्यान देना है कि उन्हें हम संतुलित आहार अवश्य दें और साथ में जो हमारा उनका रातिब मिश्रण है उसकी दाने की मात्रा आखिरी समय पे बढ़ा दें, जिससे कि पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो आगे चल के अच्छा दुग्ध उत्पादन दे। और मैं यहाँ पे बात आपको बताना चाहूँगा कि कई बार हमारे पशुओं को आप देखते हैं कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उससे मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर जिसे कहते हैं वह बीमारी भी हो जाती है। तो हमें पशुओं को साथ में कैल्शियम की मात्रा, चाहे वो कैल्शियम को पाउडर फॉर्म में दे, 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से हमें अपने पशुओं को कैल्शियम की मात्रा पाउडर फॉर्म में भी हम दे सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो लिक्विड फॉर्म में भी हम अपने पशुओं को लगभग 50 मिलीलीटर एक बार में उनको करके चूनी चोकर के साथ मिला करके हम अपने पशुओं को दें, जिससे कि पशु को ब्यात के समय में, जिस समय हमारा पशु बच्चा देता है, उस समय जो है कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की कमी ना हो, जिससे हमारा पशु कैल्शियम की कमी से देखते हैं तो मिल्क फीवर जो मैंने बताया वो हो जाता है, दुग्ध ज्वर हो जाता है। साथ में हमारा पशु कई बार कैल्शियम की कमी से इतना कमजोर हो जाता है कि पशु ब्यात की अवस्था में उठ नहीं पाता है। तो ये पशु के लिए बहुत ही दुखदाई और कई बार हमारे पशुओं की कैल्शियम की कमी से और इन सब चीज़ों से, कैल्शियम की कमी से उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो किसान भाइयों को गाभिन अवस्था में पशुओं का विशेष ध्यान देना है, उनके खान पीन पर, उनके सफाई पर, क्योंकि हमें अगर गाभिन की अवस्था में लास्ट के 3 महीनों में यदि किसान ने अच्छी तरीके से उनका ध्यान दे लिया तो लगातार दुग्ध उत्पादन उनका अच्छा बना रहेगा। क्योंकि अगर आप पशुओं को देखते हैं कि यदि ब्याते समय यदि कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा पशु जो 8 से 10 लीटर दुग्ध क्षमता का है वह पूर्णतया 8 से 10 लीटर दुग्ध उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि गाभिन अवस्था में अपने पशुओं का विशेष ध्यान दें किसान भाई, उनको बार बार देखते रहें कि किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको साफ सफाई रखें और उनको संतुलित आहार अवश्य दें।
मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि पशुपालन में संतुलित आहार से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? संतुलित आहार, देखिए, जब हम संतुलित आहार खिलाते हैं पशुओं को तो इसको देने से, चाहे वो गाय भैंस हो, उनको देने से हमारे दुग्ध उत्पादन तो अच्छा होता ही होता है। साथ में पशुओं को जब हम संतुलित आहार देते हैं तो उसमें बड़े चाव के साथ, यानी वो स्वादिष्ट होता है, तो उसको पशु बड़े चाव के साथ खाता है। उससे उसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही, साथ में उसकी प्रजनन क्षमता, जो हम दुधारू पशुओं को जब हम बात करते हैं तो दुधारू पशुओं की अगर हमें प्रजनन क्षमता को बरकरार रखना है तो जब हमने बताया कि इसमें रातिब मिश्रण में चूनी चोकर, साथ में हम खली मिश्रण भी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम देंगे तो पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और संतुलित आहार देने से सबसे मुख्य लाभ ये होता है कि गाय भैंसों में हमारी रोग रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो वो प्रतिरोधक क्षमता जब बनेगी तो ना हमारा पशु जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को अच्छा साबित कर पाएगा। जैसे अभी मान लिया इस समय गर्मी का सीजन है, अगर हम पशुओं को अच्छा खाना, अच्छा संतुलित आहार दे रहे हैं तो पशु हमारे गर्मी के सीजन में गर्मी को भी बर्दाश्त करता है और ठंडियों के सीजन में ठंडी से भी अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि हम खान पीन से ही, अच्छे आहार से ही अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यही नियम लागू होता है कि हमें अपने पशुओं को अच्छी उनकी गुणवत्ता युक्त संतुलित आहार हम उन्हें और सही मात्रा में सही समय में उपलब्ध कराएं। अगर हम रातिब मिश्रण की बात करें तो क्या ये संतुलित आहार का ही भाग है? जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि रातिब मिश्रण यानी दाना, या जो पशु आप देखते हैं कि मार्केट में भी, बाजार में भी बहुत सारे दाने मिलते हैं आज के रूप में, तो रातिब मिश्रण एक तरीके से दाने का रूप ही है और ये संतुलित आहार का ही एक मुख्य भाग है। तो जब रातिब मिश्रण की बात करते हैं तो रातिब मिश्रण अनाज या अनाज से सह उत्पाद जैसे होते हैं, जो खली है, खनिज है, विभिन्न तरह के खनिज मिश्रण है, नमक है की उचित मात्रा आदि को मिला करके ही बनाया जाता है। जो हमारे पशुपालक भाई हैं यदि चाहें तो रातिब मिश्रण स्वयं से भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं एक रातिब मिश्रण बनाने का तरीका किसान पशुपालक भाइयों को बताऊंगा कि मान लिया पशुपालक भाई हमारे जो है 100 किलोग्राम रातिब मिश्रण बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो 100 किलोग्राम रातिब मिश्रण बनाने के लिए किसान भाइयों को अनाज वर्गीय दाने लेना है, जिसमें से गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। इनका जो किसान के यहाँ जो उपलब्ध छानन निकलता है उनको 25 किलोग्राम मात्रा इनकी रख ले। मैं 100 किलोग्राम रातिब मिश्रण की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे अनाज का उत्पाद निकलता है, उत्पाद का मतलब रॉ मटेरियल, जैसे कि हम उसमें गेहूं से जब आटा पिसवाते हैं, आटे के बाद क्या निकलता है, चोकर निकलता है। तो गेहूं का चोकर हो गया, भूसी हो गई और ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो उनको हम मिला करके 25 किलोग्राम गेहूं का चूनी चोकर ये सारी चीजें लेते हैं। और फिर हमारा जो है दाल वर्गीय जो फसलें हैं, चना की दाल है, अरहर की दाल है, उनसे हमारा कनी जो टुकड़ा निकलता है तो उससे हम क्या लेते हैं, उसका 22 किलोग्राम उसको लेते हैं और 2 किलोग्राम हम खनिज लवण लेते हैं और 1 किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक का। तो ये आपकी मात्रा कितनी हो गई, 100 किलोग्राम। इस 100 किलोग्राम मात्रा को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, यही हमारा रातिब मिश्रण कहलाता है। मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि गर्मी के मौसम में पशुओं के खान पान का किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गर्मी का मौसम भी चल रहा है, जैसे कि देखते हैं गर्मी के मौसम में कृषक भाइयों, पशुपालन भाइयों को हमारे ये ध्यान देना है कि पशुपालक भाई, गर्मियों में हमारे पशुओं को तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की चीज़ें होने लगती हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे पशु मुँह को गर्मी के सीजन में हरे चारे का भी अभाव हो जाता है, तो हमारे किसान भाई पशुओं को जब हरा चारा नहीं मिल पाता है तो संतुलित आहार देने में भी परेशानी होती है। हमारे पशुओं को हमें गर्मी में ये ध्यान देना है कि गर्मी के मौसम में हम पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें। ध्यान दें कि हवा युक्त उनका, जहाँ पर भी हम उनको बांधते हैं तो वहाँ पर हवा का प्रॉपर आवागमन होना चाहिए। खिड़कियाँ दरवाजे ऐसे होने चाहिए जिनका जो है अब वेंटिलेटेड हो, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन जिसे कहते हैं कि दोनों तरफ से, एक साइड से खिड़की खुली हो तो दूसरी तरफ से निकल जाए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। हवा युक्त होना चाहिए। और हमें ये ध्यान देना है कि गर्मी के मौसम में
किसान भाई अपने पशुओं को समय समय पर देखते रहें। जो किसान पशुओं का लगातार समय से कई सालों से अगर उनका लालन पालन कर रहा है तो वो उनको देख करके ही उनके लक्षण को भाप लेगा कि हमारा पशु गर्मी से आहत हो रहा है, यानी उसको गर्म लग रहा है। तो उनके लिए भी हमें व्यवस्था करनी है, यानी तो उससे हमें कैसे पहचानना है। देखिए, अगर हमारे सपोज करिए गाय है, गाय यदि गर्मी के मौसम में अगर वो परेशान हो रही है, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, या भैंस है हमारी, तो देखिए कि गायों की अपेक्षा हमारे जो भैंस वर्गीय जानवर हैं यानी भैंस हैं, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वो आप जानते हैं सभी कि भैंस काले रंग की होती हैं। काले रंग में ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। और आप देखोगे कि गर्मी में भैंस लक्षण क्या हो जाता है, एक तो उसकी श्वसन है ना, चाहे गाय हो या भैंस हो, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है और उनका तापमान बढ़ जाता है। साथ में भैंस जो है अगले दोनों पैर को थोड़ा खोल करके खड़ी होगी और गर्दन को नीचे की ओर झुका लेगी और साथ में जोर जोर से सांस लेगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी जो भैंस है उसको जो है अब गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तो हमें फिर ऐसी व्यवस्था करनी है, उसे हमें छाये में रखना है। साथ में हमें उसको किसान भाई ये ध्यान दें कि अपने पशुओं को कम से कम दिन में 3 बार पानी पिलाएं, नहलाएं, उनको 2 से 3 बार उनको नहलाएं, जिससे कि उनको गर्मी में प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और हमारे पशु जो है जो उनका दुग्ध उत्पादन है वो सही रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी के कारण हमारे पशुओं को, चाहे कोई भी पशु है या हमारा गाय है, उनमें कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि अगर हमारे पशु जहाँ पे हम पशुओं को बांधते हैं, अगर वहाँ पे अगर लगता है हमें, तो पंखे की व्यवस्था करें, कूलर की व्यवस्था करें। क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत सारी ऐसी गायें हैं हमारी जो कि अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध देने वाली हैं। तो उनके लिए जो हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं, मौसम को सहने की परिस्थितियां हैं, वो जो है कम होती हैं। तो किसान भाई ये ध्यान दें कि गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को अच्छी तरीके से ध्यान रखें और जो मैंने बातें बताई उनको अपना करके गर्मी से अपने पशुओं को बचाएं। हाँ, जैसा अभी काफी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो पशुओं के दूध की गुणवत्ता पर भी क्या कोई असर पड़ता है? इसका दुष्प्रभाव है कोई? जी हाँ, गर्मियों में पशुओं के दूध के भी गुणवत्ता पर भी प्रभाव होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि गर्मी में हरे चारे का अभाव हो जाता है। जब हम हरे चारे को नहीं दे पाएंगे तो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सूखे चारे में जो है पोषक तत्वों की कमी होती है। और हरे चारे में पोषक तत्व, हरे चारे मैंने बताया दलहनी भी होते हैं, अदलहनी भी होते हैं। तो जो इन चारों को हम जब खिलाते हैं तो इनमें पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और जब गर्मी के महीने में हमारा हरे चारे का अभाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे पशुओं को इनकी कमी महसूस, पोषक तत्वों की कमी, चाहे प्रोटीन की हो या आप विटामिन्स देख लीजिए या मिनरल्स की कमी जब होती है हमारे पशुओं को, तो उनकी दुग्ध की गुणवत्ता में कमी आती है। और किसान भाई हमारा क्या करता है कि जब हरा चारा नहीं होता है तो दाना की मात्रा बढ़ाने को करता है। तो इसमें जो है साथ में फिर वही किसान के दुग्ध उत्पादन पे, दूध पे सीधा सा फर्क आता है कि दूध में फैट % भी कम होने लगता है और दूध कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो गर्मी के मौसम में दुग्ध की क्वालिटी भी थोड़ा सा कम हो जाती है और आपका दुग्ध उत्पादन भी कम होता है। और गर्मी से ग्रसित पशुओं को कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि गर्मी के मौसम में किसान भाई जो है अपने पशु को लगातार देखते हैं। जो किसान भाई लगातार पशुओं से की देखरेख कर रहे हैं वो ऑलरेडी जो है पशु को देख करके, दूर से उनके सिम्टम्स को देख करके भांप लेंगे कि हमारा पशु क्या उसे गर्मी को बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं। यदि मैंने पहले बताया कि हमारे जो अगर हाई मिल्किंग यानी ज़्यादा मात्रा में दूध देने वाले जो हमारी इंडिजिनस वैरायटीज़ हैं, ब्रीड हैं हमारी गायों की,
उन गायों में, चाहे वो साहीवाल हो या आपका हॉलिस्टीन फ्रीजियन हो, ये जो हमारी अच्छी नस्ल की जो गायें हैं, उन गायों में गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता भी कम होती है। और साथ में आप देखोगे तो भैंस को तो ऑलरेडी गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो इन पशुओं का आप देखेंगे कि ये पशु जो है, इनका श्वसन दर तेज हो जाता है, यानी सांस लेनी तेज, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। दूसरा आप देखोगे इनकी जो है तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। साथ में आप देखेंगे कि ऐसे पशु जो है अपने अगले टांगों को खोल करके खड़े होते हैं और गर्दन को नीचे करके खड़े होते हैं और तेजी से सांस लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइवा, लार को ज़्यादा से ज़्यादा गिराते हैं, जिससे कि उनको थोड़ा सा मतलब सांस तेजी से लेते हैं तो कुछ ठंडक महसूस हो। तो किसान को अलग से ही, पशुपालक को हमारे अलग से ही उनके मतलब जिस पशु को ज़्यादा गर्मी लग रही है उसका अलग ही हाव भाव देखने को मिल जाता है। तो हमारा किसान भाई उनको उन लक्षणों को देख करके सतर्क हो जाए कि हमारे इन पशुओं को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए उसी तरीके से उपाय करें। हवादार स्थान पे उनको बांधें जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। यदि किसान भाई सक्षम है तो उनको जो है पंखे और कूलर की भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि गर्मी से उनका निजात दी जा सके। अगर पानी की अच्छी व्यवस्था है, कई बार किसान भाई हमारे देखते हैं कि गर्मियों में जल स्रोत भी जो है कम हो जाते हैं, तो किसान क्या करता है, गंदे जल स्रोत से उनको पानी पिलाना शुरू कर देता है। ये किसान भाइयों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसान भाई जो है जल्दीबाजी के चलते, क्योंकि हमारा पशु बहुत कीमती है, गंदा पानी कभी ना अपने पशुओं को पिलाए, क्योंकि गंदे पानी में कई तरह के कीटाणु होते हैं। पशु हमारा ऑलरेडी पहले से ही गर्मी से ग्रसित हो रहा है और हम उसमें जल्दीबाजी के चक्कर में उसको नाली नदी नालों का पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारा पशु और भी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिससे कि उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता सभी में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई स्वच्छ पानी को ही उनको पिलाएं पशुओं को, और गर्मी के मौसम में विशेषकर 3 बार पूरे दिन में पानी अवश्य पिलाएं। गर्मी के मौसम में पशुओं का ज़्यादा ध्यान रखने की हमें आवश्यकता है। जी हाँ, गर्मी के मौसम में पशुओं को तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना ही देना है, जिससे कि किसी भी प्रकार की उनमें कमियां यदि देखने को मिलती हैं तो उनको हमें दूर भी करना है। और समय पर यदि हम उनको देखते हैं कि अन्यथा हमें कई बार आप देखते हैं कि डिहाइड्रेशन की शिकायत हमारे पशुओं में भी हो जाती है। कई बार जब हम उन्हें पानी की अच्छी पानी नहीं उपलब्ध करा पाते हैं पीने के लिए, तो पशु जो है पानी के अभाव के चलते पशु की मृत्यु तक हो जाती है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या पशुपालक भाई संतुलित आहार स्वयं से अपने घर में बना सकते हैं? जी हाँ, पशुपालक भाई संतुलित आहार को अवश्य खुद से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पशुपालक भाई सफल पशुपालन के लिए, जैसे हमने बताया कि पशु आहार प्रबंधन का विशेष महत्व है, उसी प्रकार से पशुपालन भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो सफल पशुपालन करते हैं, पशुपालन में हमारा जो आहार है सबसे महत्वपूर्ण होता है, और आहार में ही सबसे ज़्यादा पशुपालक भाइयों का खर्चा आता है। जब हम बात करते हैं 70 से 75% तक जो है खर्चा आहार में ही देखा जाता है। तो कई बार हम ये जब कई किसान भाई हमारे सीधे बाजार पे निर्भर होते हैं संतुलित आहार को खरीदने के लिए, तो मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि जब हमारे पास, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमारे अपने पास ही खुद रहती हैं, तो क्यों ना हम जानकारी लेकर के संतुलित आहार को स्वयं से बना लें, जिससे हमारा काफ़ी हद तक जो खर्चा है वो बढ़ेगा और हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं, यदि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं या पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, तो जब तक हम लागत को कम नहीं करेंगे तब तक हमारा मुनाफा अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप संतुलित आहार को आप किस तरीके से बनाएं। संतुलित आहार में मैंने जैसे पहले भी बताया, सूखा चारा, हरा चारा और साथ में दाना यानी रातिब मिश्रण भी बोलते हैं जिसे। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि इसको हम किस प्रकार से बनाएं। अगर हम 100 केजी संतुलित आहार बनाने की बात करते हैं तो 100 किलो के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या मात्रा और कौन कौन सी मात्रा कितनी लेनी है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर में यदि गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, इनका जो है
हम दाने जब हम उपयोग करते हैं तो छानन जो निकलता है उसको आप अलग से रख लीजिए। तो 100 किलोग्राम संतुलित आहार या दाना रात्रि मिश्रण बनाने के लिए आप जो है 25 किलोग्राम इन दानों को रख लीजिए। उसके बाद जो इन दानों के उत्पाद होते हैं, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जिसे गेहूं का छानन निकलता है, जिसे हम गेहूं का चोकर बोलते हैं, है ना। और साथ में आपका धान की कन होती है। धान से जब हम चावल निकालते हैं तो उसमें जो कन निकलता है, कन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको लगभग 25 किलोग्राम इसको भी ले लें। उसके बाद दूसरा हमने बताया कि हमें दलहनी चीजों प्रोटीन के लिए तो हम क्या करें, हमारे मध्य प्रदेश में हमारे किसानों के पास सोयाबीन का बहुत सारा छानन, टूटा हुआ दाना जब हम ग्रेडिंग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो ये दलहनी फसलों के दाने के टुकड़े छोटे छोटे जो निकलते हैं उनको भी हम एकत्र करें। तो कितना 22 किलोग्राम इनको रख लें। उसके बाद ये आपका हो गया, 3 चीजें मैंने बताई। उसके बाद जो चौथी चीज आती है उसमें हमें लेना है खनिज मिश्रण। खनिज मिश्रण हमारा 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक, जो कि आप बाजार से ले सकते हैं। 12 से 15 रुपए का आपको आयोडीन युक्त नमक मिल जाएगा। ये आप बाजार से ले लीजिए। खनिज मिश्रण आप 2 किलोग्राम बाजार से ले लीजिए और इन सारी मात्रा को आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 100 किलोग्राम। मैंने पहले ही बताया कि 100 किलोग्राम का अनुपात मैं आपको बता रहा हूं कि 100 किलोग्राम यदि आप संतुलित आहार बनाते हैं, रात्रि मिश्रण बनाते हैं तो किस तरीके से, तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से लेकर के और मिला करके रख लीजिए। और जब हम बात करते हैं कि दुधारू पशुओं को हमें कितनी मात्रा, जो हम बताएं कि एक जो थंब रूल कहता है, तो मैं आपको बताऊं, जो थंब रूल कहता है किसान भाई ये जरूर समझ लें कि हमारा पशु चाहे वो गाय हो या भैंस हो, अगर 2.5 से 3 किलोग्राम दूध दे रहा है तो उसे हमें 1 किलोग्राम दाना या रात्रि मिश्रण अवश्य देना है। यानी 2.5 से 3 किलोग्राम दूध पर एक, या यदि आप देखते हैं कि 10 लीटर हमारी गाय या भैंस दूध दे रही है दिन भर में, तो हमें कितना देना है उसे, लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम आपको दाना या रात्रि मिश्रण देना है। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये इस मिश्रण को बना करके आप रख लें। आप अपने घर का ही सामान को आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। साथ में आप क्या करें कि हरा चारा और सूखा चारा, हरा चारा और सूखे चारे को भी आप संतुलित मात्रा में ही मिला करके अच्छी तरीके से पशुओं को खिलाएं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि सूखे चारे को किस तरीके से तैयार करके पशुओं को खिलाएं जिससे कि अधिक पोषक तत्व उन्हें मिल सके। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब हमारे पास हरे चारे का अभाव होता है तो हम सूखे चारे को किस तरीके से पौष्टिक बना सकते हैं। सूखे चारे में जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि खरीफ का सीजन आ रहा है तो हमारा मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे हम साइलेज बनाते हैं। साइलेज बना करके भी हम इनको स्टोर करके रख लेते हैं। और जब हम साइलेज बनाते हैं तो ये बहुत ही पोषक प्रदान करता है हमारे पशुओं को। तो साइलेज बना करके, साइलेज और हे बना करके भी हम अपने पशुओं को खिलाने के लिए रख सकते हैं। दूसरा, यदि हम अपने पशुओं को भूसा खिलाते हैं या पुआल खिलाते हैं तो भी हमें, जैसे हम भूसा खिलाते हैं, गेहूं का भूसा खिलाते हैं सूखे चारे के अंतर्गत, तो हमें क्या करना है कि 5 से 6 किलोग्राम यदि भूसा है तो उसको हमें पानी में डाल देना है, भिगो करके रख देना है, भीगने के लिए रख देना है। उसको 5 से 6 घंटे बाद निकाल लेना है। उसमें अगर वो 5 से 6 किलोग्राम है, 30 से 40 ग्राम उसमें नमक डाल देना है। उसके बाद उसमें 200 से 250 ग्राम हमें सीरा का उपयोग करिए और उसको अच्छी तरीके से मिला करके पशु को खिलाइए। तो पशु बड़ी चाव से खाते हैं और उसमें पोषक तत्वों की भी मात्रा बढ़ जाती है। और पशुओं में जो ज़्यादा मात्रा में सूखा चारा खिलाने से गैस वगैरह की शिकायत होती है तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि पशुओं में यदि गैस बनती है तो अफरा नामक बीमारी हो जाती है, जो कि कई बार बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेती है और पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो सूखे चारे को हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, पोषक बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप सूखे चारे को भी इन विधियों को अपना करके पशुओं को अच्छा खिला सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम के अंतर्गत संतुलित आहार देने के मूल सिद्धांत के महत्वपूर्ण बातें
और मेरे साथ मौजूद थे मेदिनी प्रताप सिंह सर, जिन्होंने काफ़ी जानकारियां दी कि पशुओं का किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे नई कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सुनते रहें रेडियो कर्मवीर 90.0 FM जनगण मन की बात। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर की करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।